फ्रेंड एनवीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से सामान्य अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति पर कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार में पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिछले 4 वर्ष जो मेंस हुए उसमें 3 बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा का विकास बिहार में किस प्रकार हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है 1813 से 1947 तक पश्चात शिक्षा का बिहार में विकास किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे 1813 का जो चार्टर एक्ट हुआ था जिसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपये भारतीयों पे खर्च करने का प्रोविजन किया गया। तो ये जानना बेहद जरूरी है, तभी हम यहाँ पे पूरा आंसर हम कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पश्चात शिक्षा का संप्रसार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1854 का जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच में को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसकी चर्चा भी हम करना जरूरी है क्योंकि यहाँ उस पर बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ साथ 1800 यहाँ पे तीसरा देखते हैं कि बिहार में सन 1857 से 1947 तक के पश्चात शिक्षा के विकास की विवेचना करें। तो 1857 में 1854 की चर्चा यहाँ पे करेंगे, जो कि यहाँ पे चर्चा में किए हैं वुड डिस्पैच की। साथ साथ 1937 में 1947 के पहले हम लोग 1937 में जो वर्धा आयोग था, बेसिक एजुकेशन की बात कही गई थी, उसकी चर्चा करना जरूरी था क्योंकि उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा इस वर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका भी बिहार में अब शिक्षा का किस प्रकार हुआ इसका चर्चा करना जरूरी है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो बिहार, हम ये एक वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। प्रथम है कि भारत में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के विकास किस प्रकार हुआ उसकी चर्चा करेंगे। जो पार्ट 2 होगा, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, 2 में बिहार में पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी एक फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम भारत में किस प्रकार हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक मुनाफा पाने वाली कंपनी थी। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है, जो कि अरबी और फारसी की शिक्षा देने की बात कही गई थी। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार जो अंग्रेज जो धर्म प्रचारक थे तथा ईसाई मशनरी थे, उनके द्वारा भी प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बात कही गई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ नाम है, कैरी, टॉम्स, मार्समैन, वार्ड इत्यादि पादरियों के द्वारा कलकत्ता के नजदीक सीलामपुर में एक ईसाई धर्म में आंग्ल शिक्षा का प्रसार करने की बात कही गई। इसी प्रकार कुछ जो भारतीय थे, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, राय बहादुर इत्यादि, इनके द्वारा भी जो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। अब इसका उद्देश्य पे आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य जो मूल रूप से था वो एक ट्रेंड एम्प्लॉय जनरेट करना था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरतों के मुताबिक कंपनी भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहती थी। वो एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहती थी जो कि ब्लड एवं जो कलर से, रक्त एवं रंग से भारतीय हो, लेकिन रुचि विचार आचरण से वो अंग्रेज हो। इससे फायदा उनको ये होना था कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसका कि भारत एक मार्केट में डेवलप हो तथा उसका जो मार्केटिंग है वो इंडिया में काफ़ी बढ़े। इसके साथ साथ उनका यह भी मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन लेने से वो ब्रिटिश शासन को स्वीकारने की स्थिति में वो आ जाएंगे। इसी एक और है श्वेत नस्लीय अधिवार का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि भारतीयों को सब बनाने जाने के लिए शिक्षा का विकास किया जाना जरूरी था, ताकि उनका मानना था, अंग्रेजों को मानना था कि उनका नैतिक अधिकार है कि सभी पूरा दुनिया के लोगों को शिक्षित किया जाए। तो इसी के आधार पर श्वेत नस्लीय अधिवार का सिद्धांत के तहत भी भारत में से आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किए जाने की बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे 1813 का जो एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपये भारतीयों पे शिक्षा खर्च किए जाने का प्रोविजन किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि शिक्षा पैसा तो दे दिया गया, लेकिन इसमें शिक्षा का पे किस प्रकार खर्च की जाए इस पे काफ़ी विवाद रहा। कुछ कहना था कि
भारतीयों कुछ इसमें विवाद था। इसमें ये था कि कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाह रहे थे, कुछ लोग भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना चाह रहे थे। इसमें राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें जो कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाह रहे थे। दूसरी ओर जो भारतीय तथा अंग्रेज काफ़ी अंग्रेज थे, वो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना चाह रहे थे। ये जो दोनों को विवाद हुआ, उसको आंग्र प्राच्य विवाद उसको बोला जाता है, जिसका कि अंत 1833 में विलियम बेंटिंग के द्वारा किया जाता है। 1835 ईस्वी में यहाँ पे देखेंगे। ये जो प्राच्य अंग्र विवाद क्या, जिसको कि ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश विवाद बोला जाता है, इसमें मूलतः ये था कि भारतीय शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण का प्रश्न था। इसमें था कि प्राच्यवादी दूसरी ओर पाश्चात्यवादी थे। एक भारतीय भाषाओं के आधार ज्ञान विज्ञान उसके आधार पर शिक्षा देना चाह रहे थे भारतीय भाषाओं में, तथा दूसरी ओर जो जो दुनिया की विदेशी भाषाओं में जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, तो उसको अंग्रेजी भाषा में वो शिक्षा देना चाह रहे थे। प्राच्यवादी का जो नेतृत्व जो कर रहे थे वो देख रहे हैं विल्सन तथा प्रिंसेस थे, तथा जो आंग्रवादी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो ट्रेवेनियन थे। विवाद का मुद्दा पहले हम चर्चा किए जा रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो या भारतीय हो, तथा अध्ययन का जो विषय है वो क्या होना चाहिए, परंपरागत विषय होना चाहिए या पश्चात में जो ज्ञान विज्ञान है वो होना चाहिए। यहाँ पे प्राच्यवादी की बात करते हैं, ओरिएंटलिस्ट की बात, वो पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार भारतीय भाषाओं में करने की बात कर रहे थे। वो उस समय के जो प्राच्यवादी कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स और मिंटो की नीतियों को वो लागू करना चाह रहे थे। इनके द्वारा ही भारत में स्कूलों की स्थापना की गई, भाषाओं को नियोजित किया गया तथा भारत में छापाखाना तथा प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया गया। वो विदेशी तथा भारतीय भाषाओं को मिला के एक मिक्स रूप में वो भारतीयों को शिक्षित करना चाह रहे थे। अब इसका योगदान हम लोग देखते हैं। इसका जो योगदान था वो जो भारतीय भाषा जो परंपरागत जो भाषाएं थी, भारतीय भाषाओं में जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को शिक्षा देने से उसमें ऐतिहासिक जरूरता की बात कही गई तथा भारतीयों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना पनपा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो जो प्राच्यवादी का उद्देश्य ये नहीं था, ये भी कूटनीतिक चाल ही वो चल रहे थे। उनका भी यहाँ पे देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल का भी यहाँ पे पॉलिसी हो रहा था। इसमें कि विल्सन का मानना था कि अंग्रेजी भारतीय है जो अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजों के सम्मान हो जाएगा, बराबरी करने लगेगा। दूसरी ओर ये था कि जो वो चाह रहे थे कि जो भारतीय हैं वो संस्कृत फारसी अरबी साहित्य पढ़ के जो पहले से वो जाति एवं धर्म में विभाजित है वो विभाजित रहे, उनमें एकता लाने का प्रयास वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एकता आने पे वो अपना स्वतंत्रता की बात करने लगे थे। दूसरी बात, आंग्लवादी जो है उनका मानना था कि जो पाश्चात्य भाषा व संस्कृति वो सर्वश्रेष्ठ है, तथा अंग्रेजी के माध्यम से ही भारतीयों को शिक्षित किया जाए। उनका मानना था कि जो प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। इसी समय हम लोग देखते हैं कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड मैकाले, वो भारत आते हैं तथा जो विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे उनकी काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में वो चुने जाते हैं। उनके द्वारा ही मैकाले और तथा उस समय के जो आंग्लवादी थे उनके द्वारा ही पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा पे बल दिया जाता है। और विलियम बेंटिंग के द्वारा इनकी मैकाले का जो सिद्धांत था पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा पे, उन्हीं को वो अनुमोदित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो आंग्लवादियों की जीत होती है। उसी समय लेकिन समस्या ये हो जाती है कि शिक्षा किसको दिया जाए, किसी एक वर्ग को शिक्षा दिया जाए या संपूर्ण जनता को दिया जाए। उसी समय डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए तथा उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएंगे तो उससे शिक्षा धीरे धीरे छनकर आम जनता को शिक्षित वो करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से असफल होती है। इसी को दूर करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति लाने की बात की जाती है जो कि सार्वजनिक शिक्षा का आधार हो। इसी को लेके हम लोग देखते हैं कि आगे चल के 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वुड डिस्पैच है क्या, इसको कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इतना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसमें इसका जो मेन पर्पस था कि एक जो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर एक ट्रेन एम्प्लॉय जनरेट करना। इसमें चार्ल्स ओल्ड घोषणा पत्र में कहा गया कि जो
यूनिवर्सिटी स्तर का तो जो शिक्षा है का माध्यम है, कॉलेज स्तर का वो अंग्रेजी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मिडिल स्कूल का जो शिक्षा वो अंग्रेजी में हो, आइदर अंग्रेजी में हो या भारतीय भाषाओं में हो। इसमें विमेन एजुकेशन की बात की गई तथा इसमें कहा गया कि टेक्निकल एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन के लिए स्कूल एवं कॉलेज खोले जाए, साथ साथ जो टीचर के ट्रेनिंग के लिए भी एक ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। इसमें हम लोग देखते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 1854 में प्राथमिक शिक्षा के बजाय माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पे अधिक बल दिया जाने लगा था। तो 1856 में रुड़की एवं कलकत्ता में दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोला जाता है तथा 1858 में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में यूनिवर्सिटी खोली जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वुड का जो डिस्पैच है, जिसको कि मैग्ना कार्टा शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाता था, वो भारत के कल्याण के लिए प्रेरित नहीं था। उसका मेन पर्पज था कि कैसे भारत में शिक्षा का प्रसार कर कैसा वर्ग तैयार किया जाए जो कि ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट है उसका उपभोक्ता बन जाए वो। तो इसका जो मेन पर्पस था वो औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना ही इसका मेन पर्पस था। अब हम लोग देखते हैं कि जो हंटर कमीशन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1852 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता था। इसका मूल उद्देश्य था कि 1854 में जो वुड डिस्पैच था उसके अंतर्गत जो कदम उठाए गए थे उसका मूल्यांकन करना। इनका रिकमेंडेशन ये था कि प्राथमिक शिक्षा पे इनके द्वारा बल किया जाता है। वुड डिस्पैच में देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में मूल शिक्षा पर बल दिया जाता था, लेकिन इसमें प्रथम बार हंटर कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन पे बात किया गया तथा इसमें कहा गया कि इसको भी प्राथमिक शिक्षा उपयोगी एवं स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। तो हंटर कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले बल किस पे दिया गया, तो वही हंटर कमीशन के द्वारा दिया गया था। इसमें उस समय को जो महिला शिक्षा के जो अपर्याप्त विकास था उस पर भी खेत प्रगत किया गया था, तो इसको बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। इसमें कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है इस पर सरकार को हट जाना चाहिए, तो उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देने की बात इसमें कही गई है। साथ साथ जो छात्रों को मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कही गई थी। तो काफी हंटर कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं कि जो 1902 में कर्जन की शिक्षा नीति थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसमें 1905 तक देखते हैं कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। प्रेस का विकास होता है जिससे कि भारतीयों में काफी असंतोष पैदा होता है। इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासक थे जो वो मानते थे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को से ही राजनीतिक असंतोष आंदोलन के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली को उनके द्वारा उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। इसलिए ये धारणा बढ़ी कि मतलब आधुनिक शिक्षा पर नियंत्रण लगाया जाए, सरकारी नियंत्रण लगाने की बात कही गई है। इसमें है कि 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता था। इनका रिकमेंडेशन के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम गठित होता है, जिनका की रिकमेंडेशन था कि विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए तथा जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो कॉलेजेस है उस पर हार्ड एवं सिस्टमेटिक सुपरविजन करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि जो सीनेट के जो उप सदस्य होंगे वो 50 से कम नहीं होने चाहिए था, 100 से अधिक नहीं होने चाहिए था। तो उप सदस्यों को जो मनोनीत करने की बात कही गई है। इससे क्या हुआ कि सरकार विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से बढ़ गया। साथ साथ सीनेट पे भी वीटो लगाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। अब सैडर आयोग काफी इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन की बात इसमें सबसे पहले कही गई है पूरी तरीके से सैडर आयोग के द्वारा। इसमें हम बिहार में पश्चिमी एवं तकनीकी शिक्षा की बात करेंगे तो सैडर आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो गठन किया गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए गया था, लेकिन तो रिकमेंडेशन जो आया था वो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा अध्यापकों के ट्रेनिंग के साथ साथ जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। इस संबंध में अपना विचार वो प्रकट करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो इंटर का जो परीक्षा है वो मिडिल स्कूल तक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के बीच में एक विभाजक लेखा के रूप में माना जाना चाहिए। तो मतलब है कि इंटर का जो पढ़ाई है वो 12 वर्ष तक पूर्ण हो जानी चाहिए। साथ साथ जो स्नातक ग्रेजुएशन की बात की वो 3 वर्षीय मतलब 3 साल का होना चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों का जो पिछलेपन था उसको दूर करने की बात इसमें कही गई। कि विमेन एजुकेशन पर भी बात इसमें कहा गया। अब हार्टोग कमीशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1919 का एक्ट
आता है। इसमें कि द्वैत शासन लागू किया जाता है। इसमें इसके अंतर्गत है कि जो शिक्षा विभाग है भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इसी इसी के बढ़ाने के लिए हार्टोग कमीशन के गठन 1928 में होता है। इसमें कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन के बल देने की बात इसमें भी कही गई है। इसमें कहा गया कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी हैं, विलेज के जो रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनको कॉलेज की शिक्षा से रोकने की बात इसमें कही गई है। उनको कहा है कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के जो विद्यार्थी उनको मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जानी चाहिए, तब मिडिल स्कूल शिक्षा देने के बाद उनको इंडस्ट्रियल तथा कॉमर्शियल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन उनको देने की बात कही गई ताकि वो रोजगार उनको मिल सके। उसमें उच्च शिक्षा देने के बाद सिविल योग विद्यार्थियों के लिए कहा गया। तो ये काफ़ी हार्टोग कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। इसका भी बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी अगला वीडियो में हम चर्चा इसका करेंगे। अब है कि वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा योजना क्या था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1937 ईस्वी में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का गठन होता है। अनेक प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है। इसी समय गांधी जी हैं जो हार्जियन जो पत्रिका है उसमें तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को दर्शाया तथा एक वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया। इसमें देखते हैं कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। अभी हम लोग देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के बाद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में कही गई है। इसका नींव हम लोग देखते हैं कि वर्धा योजना में ही किया गया था, बेसिक एजुकेशन प्लान में ही। इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षा का माध्यम मदर लैंग्वेज होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी अपना स्वावलंबी हो सके। इसमें यह भी कहा गया कि जो विद्यार्थियों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए वो उनके व्यावसायिक शिक्षा में उनके अभिरुचि अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अब एक है सार्जेंट योजना जो कि 1937 में बनती है। यहाँ पे भारत सरकार के जो शिक्षा सलाहकार थे जॉन सार्जेंट, उनकी अध्यक्षता में सार्जेंट योजना बनाई जाती है। इसमें कि कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी शिक्षा के और विस्तार किए जाने की व्यवस्था किया जाने की बात की है। इसमें 7 से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 से 14 वर्ष की बात की गई थी। यहाँ पे जो सार्जेंट में 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। इसमें 7 से घटा के 6 किया गया तथा 14 वर्ष से घटा के यहाँ पे 11 वर्ष किया गया। मतलब प्राइमरी एजुकेशन मूलता था, प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। इसमें गरीब छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की बात भी कही गई है। इसमें कहा गया कि जो देश की जो आधुनिक व्यवस्था शिक्षा प्रणाली है उससे 40 वर्षों के अंदर शिक्षा का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो पाएगा। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली देने से भी शिक्षा का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ। शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी थी वो आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1911 में लगभग 94% लोग निरक्षर थे। लेकिन 1931 तक आते आते 92%, मतलब सिर्फ 20 वर्षों में सिर्फ 2% ही लोग शिक्षित हो पाए। इसका जो मेन रीजन था वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना था। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली काफ़ी महंगी थी, जिससे कि धनी एवं शहरी वर्ग लोग ही को ही इस पर एक अधिकार था। स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गई पूरी तरीके से। लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। हम लोग देखते हैं कि 1857 तक सिर्फ देश में 3 मेडिकल कॉलेज थे तथा एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो टेक्निकल एवं जो वैज्ञानिक शिक्षा पे भी अवहेलना की गई है। तो जो इसका अगला वीडियो होगा वो बिहार पे कंसंट्रेट होगा। बिहार में पश्चिमी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ इस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका सिलेबस में है। लेकिन इसके भारत के समय में किस प्रकार आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वो भी जानना जरूरी था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।